Hello, all dear students. Welcome back. So, in this chapter, we discussed till division of French society into three estate: first, second, and third. So now we will discuss rest topic of the same chapter. See what happened in 1715. The population of France rose about 23 million in 1715 to 28. 23 मिलियन से 28 मिलियन पॉपुलेशन क्या हुई है, इंक्रीज हो गई. और अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती है सो देयर विल बी इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन ऑल्सो, क्योंकि जो पॉपुलेशन है उसको खाने के लिए फिर फूड ग्रेन भी चाहिए. बट द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड. अब जैसे जैसे डिमांड बढ़ी उस डिमांड के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ था. सो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ जाएंगे. लोगों के पास खाने के लिए अगर कुछ भी नहीं है तो जो अवेलेबल प्राइस है ब्रेड का तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो जो ब्रेड का प्राइस था वो क्या हुआ, इंक्रीज हो गया. एंड मोस्ट वर्कर वर एम्प्लॉयड एज लेबर इन द वर्कशॉप हुज ऑन देयर फिक्स देयर वेजेस. और काफ़ी सारे लोगों ने क्या किया, काफ़ी सारे लोगों ने काम करना शुरू कर दिया लोगों की शॉप्स में, जिनका जो प्राइस होता था, मतलब जो वेजेस होती थी, काम के बदले जो उन्हें पैसा मिलता था, वो क्या था, फिक्स था. अब देखिए व्हाट हैपेंड, बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइस. लेकिन उनको जो पैसा मिलता था, वो जो आपका जो वेजेस थी, वेजेस कम थी और जो प्राइस था वो प्राइस क्या था, वो प्राइस ज़्यादा था. तो अगर आप 20 रुपीज़ अर्न कर रहे हो और आपको 30 रुपीज़ स्पेंड करने पड़ रहे हैं, तो ये जो 20 रुपये आप कमा रहे हो वो सफिशिएंट नहीं होगा 30 रुपीज़ ब्रेड के देने के लिए. सो सेम हैपन विद दीज पीपल्स, कि जो कमा रहे थे वो उनके जो प्राइस था ब्रेड का वो परचेज करने के लिए सफिशिएंट उस टाइम पे नहीं था. तो इसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे क्राइसिस होने लगे, ड्राफ्ट होने लगी, मतलब भुखमरी की सिचुएशन वहाँ पे आ गई. तो जो गैप था बिटवीन द पुअर एंड रिच पीपल वो दैट इज़ वाइडन, मतलब और ज़्यादा हो गया. रिच पीपल और ज़्यादा रिच होते जा रहे थे और पुअर और भी ज़्यादा पुअर हो गए थे. थिंग्स बिकम वर्स वेन एवर ड्राफ्ट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट. और ये चीज़ें और भी ज़्यादा बदतर उस टाइम पे हो जाती थी जब किसी सूखे की वजह से उनकी जो फसल होती थी वो ख़राब हो जाती थी, क्योंकि जितना अनाज उन्हें मिलता था उनकी फसल से फिर वो भी उन्हें नहीं मिल पाता था. और इसकी वजह से क्या हो जाता था, इसकी वजह से होता था आपका सबसिस्टेंस क्राइसिस. सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या है, समथिंग दैट अकर फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग ओल्ड रिजाइम. ओल्ड रिजाइम के टाइम पे वहाँ पे कुछ ऐसा अकर हो जाता है कि जिससे लोगों की जो लाइवलीहुड होती है ना वो क्या हो जाती है, इनबैलेंस्ड हो जाती है. उनके पास खाने को कुछ नहीं होता है, जो पैसा उनके पास होता है वो उनके पास सफिशेंट नहीं होता है परचेज करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम हमें शो कर रहा है कि किस तरीके से जो सबसिस्टेंस क्राइसिस होते हैं वो अकर होते हैं. या देखिए बैड हार्वेस्ट है, ठीक है, बैड हार्वेस्ट मतलब जो पैदावार है, जो फसल वो उगा रहे हैं वो बहुत ही लोअर क्वालिटी की है, जिससे उनको देखिए यहाँ पे सब ब्लैंक है, ना तो उन्हें कोई पैसा मिल रहा है ना ही वो अपनी लाइवलीहुड अर्न कर पा रहे हैं. ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे पूरा पेंडेमिक की जो एक एपिडेमिक की जो सिचुएशन है वो अराइज होती है. ओके, आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टिल हियर. ओके, अब इसके बाद देखिए क्या होता है, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एविसिड एंड एंड ऑफ प्रिविलेजेस. प्रिविलेजेस क्या थे, जो सोसाइटी को प्रिविलेजेस मिले हुए थे कि जो फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट के जो लोग हैं वो कोई टैक्स नहीं पे करेंगे, वो सिर्फ जो थर्ड एस्टेट है उनसे टैक्स लेंगे. तो वो देखिए उस प्रिविलेज का किस तरीके से एंड होता है. यहाँ पे देखिए आपने देखा होगा कि जो पीजेंट्स है और जो वर्कर्स है उन सब ने क्या किया था, रिवोल्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था जो भी टैक्स इंक्रीज हुआ था. और जो खाने की जो स्केर्सिटी, फूड स्केर्सिटी क्या होता है, खाने की जो कमी थी, जो प्राइस जो था ब्रेड का वो इंक्रीज हो गया था, उसकी वजह से लोगों ने क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था. बट दे लैक द मीन एंड प्रोग्राम टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर. अब उन्होंने वहाँ पे अगेंस्ट में उनके रिवॉल्ट तो शुरू कर दिया, लेकिन इसकी वजह से उनका सोशल और जो इकोनॉमिक है ना उसमें बहुत ज़्यादा गैप आ गया था, बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर हो गया था सारी चीज़ों का. सोशल क्या है, सोशली वो इंटरेक्ट जो कर पा रहे थे लोगों से, इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ सब क्या थे, रिवॉल्ट में बिजी थे, जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई. जो सोशल ग्रुप्स हैं वो भी क्या हो गए थे, वो डिवाइड भी हो गए थे. इकोनॉमिक होता है रिलेटेड टू द मनी,
तो वहाँ पे वॉर के लिए उन्हें पैसे भी चाहिए होते थे। जब लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि उनके पास वेपन्स नहीं थे तो उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक किया था। सो लाइक दिस, ये होती है आपकी इकोनॉमिक डिसऑर्डर, इकोनॉमिक रिलेटेड टू द मनी, एंड दिस वाज लेफ्ट टू दोज ग्रुप विद इन द थर्ड एस्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्पिरियस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज। और बेसिकली इससे इफेक्ट कौन होते थे? थर्ड एस्टेट वाले लोग ही इफेक्ट होते थे। लेकिन अब वो क्या हो गए हैं? नाउ दे बिकम प्रोस्पीरियस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज़। अब उनके पास न्यू आइडियाज़ हैं। रिवॉल्ट के बाद उनके पास क्या आया है? न्यू आइडियाज़ उनके पास हैं। एजुकेशन भी उन्होंने ली है, क्योंकि उस टाइम पे जो मर्चेंट्स होते थे, ट्रेडर्स हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, ये सब थर्ड स्टेट का जो सब डिवीज़न होता था उसमें फर्स्ट वाली कैटेगरी में आते थे। अभी देखिए 18th सेंचुरी witnessed the emergence social group turn the middle class who earned their wealth through an expanded overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textile that were either exported or brought by the richer member of the society। अब ये जो सोशल ग्रुप्स हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, अभी जैसे वो ट्रेडर्स में है, वो मर्चेंट्स भी है, तो वो क्या कर रहे हैं? अपनी हर एक चीज़ में उनका जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में वो इन्वॉल्व है, अपना प्रोडक्शन वो करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सिल्क और जो वुलन क्लोथ्स होते हैं उनको वो प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करते हैं। सो लाइक दिस नाउ दे आर more capable than before। Okay, all these were educated and believe that no group in society should be privileged by the birth। अब ये क्या है? अब ये सब क्या है? एजुकेटेड वन है। ये सब लोग क्या है? एजुकेटेड हैं। अब इन्हें इस चीज़ को ये बिलीव करते हैं कि सोसाइटी में कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं होना चाहिए जिनको बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिले, कि आप तो राजा की फैमिली में से बिलोंग करते हो, वहाँ पे पैदा हुए हो, तो ऑटोमेटिकली आपको सारे राइट्स वहाँ पे मिलेंगे। अ पर्सन सोशल पोजिशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मैरिट्स। मतलब अगर वो खुद इतना कैपेबल नहीं है तो वो उसको सारे राइट्स नहीं दिए जाने चाहिए। और अगर मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास का कोई बंदा है जो वेल एजुकेटेड है, ठीक है, और वो कोई ट्रेडर भी है या फिर अपनी लाइवलीहुड अब वो अपने से अर्न कर सकता है, तो वो प्रिविलेजेस उन्हें भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रिविलेजेस बाय बर्थ होना चाहिए, ये अपनी खुद की कमाई हुई चीज़ें होती हैं जो उन्हें देनी चाहिए, जो भी उसके काबिल होता है उन्हें। दीज आइडियाज इन्वेजिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो इन्होंने यहाँ पे क्या बात की है? जो राइट टू इक्वालिटी है और राइट टू फ्रीडम है उसकी बात की है, कि सबके पास राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए। राइट टू इक्वालिटी मीन्स जो कैपेबल है उनको वो राइट्स मिले और जो कैपेबल नहीं है उनको वो राइट्स ना मिले। और फ्रीडम भी इसी तरीके से, अगर कोई लोअर लेवल का पीपल अगर अच्छे से एजुकेटेड है तो उन्हें गवर्नमेंट जो ऑफिस है वहाँ पे भी जॉब करने का पूरा राइट है। तो ये जो प्रिविलेजेस हैं वो बाय बर्थ नहीं होने चाहिए, बाय मैरिट होने चाहिए। उसके बाद देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे एक फिलोसोफर हैं, जॉन्स एंड जीन जैक ऑफ रोसवेयर। इन दिस टू treatise of government, Locke sought to refute the doctrine of the divine and absolute right। यहाँ पे जो फिलोसोफर्स हैं उनकी बात हो रही है। तो देखिए ऑफ द मोनार्क, तो वो किसके बारे में बात करते हैं? मोनार्क के बारे में बात करते हैं। मोनार्क क्या है? मोनार्क होता है जहाँ पे भी कोई किंग या क्वीन रूल करते हैं और वो अपने रूल्स कंट्री पे इम्पोज करते हैं। तो वो एक आइडिया को लेके आते हैं, ठीक है, और आइडिया से वो क्या बोलते हैं कि हमें एक ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म करनी चाहिए विच इज़ बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, कि लोगों और गवर्नमेंट के बीच में क्या होना चाहिए? प्रॉपर इंटरेक्शन होना चाहिए। ये अपने जो आइडियाज़ हैं वो गवर्नमेंट को बताएं, गवर्नमेंट उनके अकॉर्डिंग कुछ लॉज या पॉलिसीज़ अपनी बनाएं। ओके, द स्पिरिट ऑफ द लॉ। मॉन्स्क्यू proposed a division of power within the government between legislative, executive and judiciary। मतलब उन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में इस तरीके से डिवीजन हो चाहिए कि सबके पास जो काम है वो प्रॉपरली डिवाइड हो, लेजिस्लेचर भी हो, एग्जीक्यूटिव भी हो और जुडिशरी भी हो, ठीक है। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इनटू फोर्स इन यूएसए। और ये जो कहाँ का है? यूएसए का ये जो फॉर्मूला है, जो मॉडल है वो वहाँ का है। जब वो इंडिपेंडेंट नेशन बन गए थे, व्हेन दे गेट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटेन, तो वहाँ पे उन्होंने ये सारी चीज़ें अपनी अप्लाई की थी। सो द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन and its guarantee to individual right was an important example of political thinkers in France।
तो वहाँ पे उन्होंने कहाँ से आइडिया लिया था? उन्होंने आइडिया लिया है यूएसए से, कि उन्होंने इस तरीके से, पहले वो ब्रिटेन के अंडर रहते थे, ब्रिटेन की वहाँ पे मोनार्की थी, बट जब उन्होंने रिवॉल्ट किया उसके अगेंस्ट, तो अगर वो अपनी फ्रीडम वहाँ पे ले सकते हैं, सो वाई वी कांट। तो यहाँ से उन्होंने, जो फ्रेंच वाले लोग होते हैं, उन्हें पॉलिटिकल जो थिंकर्स होते हैं वो इस तरीके का भी वहाँ पे सोचते हैं, मतलब अगर सोच रहे हैं तो वो उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ठीक है, अब देखिए इन सारी चीज़ों के बारे में सलून वगैरह में, कॉफ़ी हाउस में बातें होने लगी, तो वहाँ पे लोगों ने, और सब लोग वो आइडियाज़ डिस्कस करते थे, न्यूज़पेपर में भी आने लगा। ठीक है, जो लोग लिख नहीं सकते थे या फिर पढ़ नहीं सकते थे, वो इस तरीके से इधर उधर से सुन के जो आइडियाज़ थे उनके बारे में पता लगा लेते थे कि ओके ये प्लानिंग हो रही है, और या फिर इस तरीके के सोशल ग्रुप बन रहे हैं, और जो दूसरी कंट्रीज़ है उसमें इस तरीके से लोग अपने राइट्स के लिए लड़ भी रहे हैं। ठीक है, तो जो लुईस 16 थे, नाउ प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू एबल टू मीट द एक्सपेंसेस, लेकिन अभी जो लुईस 16 है वो और ज़्यादा टैक्स इम्पोज करने की प्लानिंग कर रहे थे। ठीक है, जिसके अगेंस्ट लोगों ने वो भी किया था, प्रोटेस्ट भी किया था, लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था। तो अभी देखिए यहाँ पे आउटब्रेक हो जाता है हमारा रिवॉल्यूशन का, कि जो लुईस 16 है, तो उन्होंने जब टैक्स को इंक्रीज़ किया है, तो उससे जो ओल्ड सेक्शन है, जो मतलब जो थर्ड स्टेट है, थर्ड स्टेट वालों को बहुत ज़्यादा फील हुआ है, और उन्होंने उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किया है। अब देखिए वो एक मीटिंग बुलाते हैं ऑफ स्टेट जनरल की, वहाँ पे वो मीटिंग बुलाते हैं न्यू टैक्स पास करने के लिए। ठीक है, अब जो ये स्टेट जनरल है जिनकी वो मीटिंग बुला रहे हैं, जो पॉलिटिकल बॉडीज़ होती है जिनके से वो क्या करते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं। तो वो लास्ट टाइम वो 1614 में ही हुआ था, और इस टाइम पे देखिए हम 1789 की बात कर रहे हैं, तो इतने साल 100 ईयर्स ये हमारा चला गया है कि इतने टाइम से कोई स्टेट जनरल ने मीटिंग ही नहीं बुलाई है। तो 1789 में लुईस 16 कॉल्ड असेंबली, सारी स्टेट के जो जितने भी लोग थे उनसे वो क्या बुलाते थे, असेंबली बुलाते थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीनों स्टेट थे, यहाँ से 300 और 300 लोगों को वो क्या करते थे, वहाँ पे इंक्लूड करते थे। ठीक है, थर्ड स्टेट से वो लोग 600 लोगों को वहाँ पे बुला रहे थे, लेकिन इन लोगों को जो फर्स्ट और सेकंड वाले हैं उनको तो पार्लियामेंट पे इस तरीके से आमने सामने बैठ के वो कन्वर्सेशन करते थे, लेकिन जो ये 600 पीपल थे वो बिलोंग्स टू थर्ड स्टेट, इनको क्या होता था, पीछे खड़े रहने के लिए बोला जाता था। ठीक है, लेकिन जो थर्ड स्टेट था वो ज़्यादा एजुकेटेड लोगों को रिप्रेजेंट करता था, जो पीजेंट, आर्टिसन और वुमेन थे उन लोगों की वहाँ पे असेंबली में एंट्री नहीं होती थी, और इस तरीके से उनकी एंट्री नहीं है, लेकिन लेटर्स थे वहाँ पे जिनके ऊपर वो अपनी डिमांड रखना चाहते थे, अपनी जो प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स को वो 40,000 लेटर्स में लिख के लेके आए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए वोटिंग्स होती है। ठीक है, अब वोटिंग्स के लिए उन्होंने क्या बोला है, पहले क्या होता था, 1 स्टेट 1 वोट। ठीक है, पहले तो एक स्टेट और एक ही वोट होता था, जिसमें क्या होता था, जो फर्स्ट और जो सेकंड स्टेट वाले होते थे, बेसिकली वो तो क्या होते थे, वो सेम कैटेगरी के ही होते थे, जो क्लर्जीज और नोबेलिटी होते हैं वो रिप्यूटेड पर्सन्स होते थे। तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट हैं उन दोनों का मिलके क्या हो जाता, 2 हो जाते थे, 2 वोट्स हो जाते, सेम चीज़ के लिए वो वोट करते थे। और जो थर्ड स्टेट होता था उनके लिए उनका एक ही हो जाता था, एक वोट ही रहता था। तो मेजॉरिटी कहाँ हुई, इन लोगों की हुई, तो जो भी किसी भी चीज़ पे ये एग्री करेंगे वही चीज़ें मानी जाती थी। अभी देखिए अभी जो थर्ड स्टेट वाले हैं उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ईच स्टेट हैज़ 1 वोट, जितने भी मेंबर्स वहाँ पे असेंबली में है 1 मेंबर शुड बी 1 वोट। ठीक है, 1 मेंबर 1 वोट का वहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला दिया, 1 मेंबर 1 वोट, मतलब अगर एक पर्टिकुलर से 300 लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो 300 वोट्स ही वहाँ पे होंगी। मे बी सबकी थिंकिंग सेम नहीं है, और जो 600 लोग थर्ड स्टेट के हैं उन सब के उनका कितना वोट हो गया, फिर 600 वोट हो गए। तो इस तरीके से इनकी मेजॉरिटी ज़्यादा हो जाती है। वैसे तो अगर इनका भी देखें तो 300 फर्स्ट और सेकेंड का भी 600 होता है, बट इट्स नॉट कंपल्सरी ना कि सबके जो इश्यूज़ हैं वो सेम हो, और सबके जो उसके ऊपर जो व्यूज़ हों, व्यूज़ भी सबके सेम हो, सबके व्यूज़ डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके, तो उसके बाद देखिए क्या होता है, When the king reject this proposal, member of the third scale walk out of the assembly in protest। और जब किंग ने क्या किया, इस प्रपोजल के लिए मना कर दिया, 1 person 1 वोट के लिए उन्होंने मना कर दिया, तो जो असेंबली के लोग थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और फिर वहाँ से बाहर आ गए। तो उसके बाद देखिए 20 जून द असेंबली इन द हॉल
of an indoor tennis court in the ground of Versailles. They declared themselves a national assembly and swore out a disperse till they have drafted a constitution of फ्रांस. उसके बाद देखिए ये सब कब हुआ था, ये 5 मई को हुआ था, लेकिन उसके बाद जब वो गुस्सा हो गए असेंबली से बाहर आ गए तो उन्होंने 20 जून को वहाँ पे एक नेशनल असेंबली अपनी अनाउंस कर दी और उन्होंने बोला कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद ड्राफ्ट करेंगे, मतलब फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्राफ्ट करेंगे. ड्राफ्ट मतलब रफली एक कॉन्स्टिट्यूशन पहले वो बनाएंगे, ठीक है. और उसके बाद देखिए, और उसमें वो जो फ्यूडल प्रिविलेजेस हैं, फ्यूडल प्रिविलेजेस को बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे. मिराबू और देखिए एबे सियाज जो है यहाँ पे, उन्होंने उन लोगों को क्या किया, सपोर्ट किया, ठीक है. तो उनको सपोर्ट करने के बाद देखिए जो नेशनल असेंबली है फिर किस तरीके से अपना वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करती है और किस तरीके से फाइनलाइज होता है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो.